नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का शाम 6 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। बंगाल में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन माहौल पूरी तरह गर्मा गया है। टीएमसी सांसद मिताली बाग ने बीजेपी पर अपनी गाड़ी पर हमला और पथराव का आरोप लगाया है, जबकि बीजेपी ने इसे पूरी तरह नाटक बताया। अब मामला चुनाव आयोग तक पहुंच गया है और जांच शुरू हो चुकी है। इधर सियासत और तेज हो गई है। टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने पीएम मोदी को खुली चुनौती दे दी है कि चुनाव के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़नी नहीं चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर ईरान का 3 स्टेप शांति प्लान और रूस में अराक्ची पुतिन बैठक ने मिडिल ईस्ट टेंशन को और ज्यादा बढ़ा दिया है। इन्हीं सब खबरों पर बात करेंगे इस बुलेटिन में, लेकिन पहले देख लेते हैं इस बुलेटिन की 5 बड़ी खबरें। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन टीएमसी का आरोप, सांसद पर बीजेपी का हमला। गोखले की मोदी को सीधी चुनौती, तेल कीमतों पर ये वादा करके दिखाओ। केजरीवाल का ऐलान, जज के सामने नहीं होंगे पेश, बीजेपी बोली बहाने बना रहे। ईरान का 3 स्टेप प्लान, पहले ये डील करो तब करेंगे परमाणु मुद्दे पर कोई भी बात। रूस पहुंचे अराक्ची, पुतिन से मुलाकात, मिडिल ईस्ट जंग पर बड़ा मंथन। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन माहौल ज्यादा गर्म दिखाई दे रहा है। आराम बाग से टीएमसी सांसद मिताली बाग ने आरोप लगाया है कि जब वो अभिषेक बनर्जी की रैली में जा रही थी, तभी गोघाट इलाके में उनकी गाड़ी पर हमला किया गया। सांसद का कहना है कि बीजेपी उम्मीदवार के चुनाव कार्यालय के पास उनकी कार को रोका गया और पथराव किया गया, जिससे गाड़ी के शीशे टूट गए और उन्हें चोटें आईं। मिताली बाग ने खुद को दलित महिला सांसद बताते हुए कहा कि उनके साथ हुआ ये व्यवहार बेहद गंभीर है और उन्होंने चुनाव आयोग से तुरंत कार्रवाई की मांग की है। घटना के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज हुआ। दूसरी तरफ बीजेपी ने इन आरोपों को पूरी तरह नकारते हुए इसे नाटक बताया और दावा किया कि असल में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने ही हिंसा की शुरुआत की थी। अब चुनाव आयोग ने मामले की रिपोर्ट मांगी है और जांच शुरू कर दी है। टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने बंगाल चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पीएम मोदी को सीधी चुनौती दे दी। गोखले ने कहा कि आज बंगाल चुनाव के लिए प्रचार समाप्त हो जाएगा। ऐसे में मैं मोदी तड़ी पार के लिए एक चुनौती दे रहा हूं कि आज अपनी रैलियों में सार्वजनिक रूप से ये वादा करें कि चुनाव खत्म होने के बाद 4 मई को आप पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ाएंगे। ईंधन की कीमतें केवल चुनाव के कारण नहीं बढ़ाई गई हैं, पूरे भारत के लोगों को ये जानने का अधिकार है। गोखले ने पूछा कि क्या मोदी तड़ी पार में आज सार्वजनिक घोषणा करने का साहस होगा। बंगाल चुनाव प्रचार के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार पर जोरदार हमला बोला है। बैरकपुर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि इलाके में जूट मिलें लगातार बंद होती जा रही हैं और रोजगार के बड़े अवसर खत्म होते जा रहे हैं। पीएम मोदी ने इसे टीएमसी का महाजंगल राज करार दिया और कहा कि उद्योगों की जगह अब अराजकता और अपराध बढ़ता जा रहा है। मोदी ने आगे कहा कि अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी तो रोजगार को लेकर बड़े बदलाव किए जाएंगे। उन्होंने सरकारी नौकरियों में समय पर भर्ती, युवाओं के लिए रोजगार मेले और गाँव में 125 दिन की रोजगार गारंटी जैसी योजनाओं का वादा किया। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण, गर्भवती महिलाओं को आर्थिक मदद और वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त इलाज जैसी घोषणाएं भी की गई। पीएम ने कहा कि ये सिर्फ वादे नहीं बल्कि मोदी की गारंटी है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली हाईकोर्ट में पेश नहीं होंगे। केजरीवाल ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को चिट्ठी लिखकर कहा है कि आबकारी मामले में सीबीआई की अपील याचिका पर वो खुद या उनके वकील पेश नहीं होंगे। केजरीवाल ने एक वीडियो भी पोस्ट किया। इसमें उन्होंने कहा कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी से न्याय मिलने की मेरी उम्मीद अब टूट चुकी है। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हुए, गांधी जी के सिद्धांतों को मानते हुए और सत्याग्रह की भावना के साथ मैंने फैसला किया है कि मैं इस केस के सामने पेश नहीं होऊंगा। केजरीवाल ने कहा, जस्टिस स्वर्णकांता के दोनों बच्चे केंद्र सरकार के लिए काम करते हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता उनके बच्चों को केस सौंपते हैं, इसलिए अब इनसे न्याय की उम्मीद नहीं बची। अरविंद केजरीवाल के जज के सामने पेश न होने के फैसले पर बीजेपी ने जोरदार हमला बोला है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इसे संविधान और लोकतंत्र पर हमला बताया। उनका कहना है कि कोई भी आरोपी ये तय नहीं कर सकता कि उसका केस कौन जज सुनेगा और केजरीवाल सजा के डर से राजनीतिक ड्रामा कर रहे हैं। केजरीवाल सजा के डर से बहाने भी बना रहे हैं। वहीं इस पूरे विवाद में आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने जज के कथित आरएसएस कनेक्शन पर सवाल उठाते हुए केजरीवाल के सत्याग्रह को सही ठहराया। गौरतलब है कि इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने जज को केस से हटाने की मांग खारिज कर दी थी और कहा था कि लगाए गए आरोप ठोस सबूतों पर नहीं बल्कि सिर्फ आशंकाओं पर आधारित हैं। अब ये मामला सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि सियासी जंग बनता जा रहा है, जहां अदालत के बाहर बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप तेज हो चुके हैं।
भारत और न्यूजीलैंड ने सोमवार को एक बड़ा और ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA साइन कर लिया है। ये समझौता लंबे समय से चल रही बातचीत के बाद पूरा हुआ है, जिसकी अंतिम वार्ता दिसंबर 2025 में खत्म हुई थी। ये समझौता कुल 20 चैप्टर में है, जिसमें सामानों का व्यापार, निवेश, कानूनी नियम और विवाद निपटान जैसे अहम हिस्से शामिल हैं। भारत के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि इस समझौते के तहत कई भारतीय उत्पादों पर न्यूजीलैंड में 100% ड्यूटी खत्म हो जाएगी, जिससे टेक्सटाइल, लेदर, इंजीनियरिंग और प्लास्टिक जैसे सेक्टर को बड़ा फायदा मिलेगा। इसके अलावा न्यूजीलैंड ने अगले 15 साल में करीब $20 अरब निवेश का वादा भी किया है। भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए यह समझौता खास है क्योंकि इसमें 5000 वीजा के जरिए 3 साल तक काम करने का रास्ता खुल जाएगा। वहीं भारत ने भी अपनी 70% से ज्यादा टैरिफ लाइनों को न्यूजीलैंड के लिए खोल दिया है, जिससे वहां के वाइन, वूल, फ्रूट्स और डेयरी उत्पादों को भारतीय बाजार में जगह मिल जाएगी। लद्दाख में बड़ा प्रशासनिक फैसला दिया गया है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सोमवार को 5 नए जिलों के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही अब लद्दाख में कुल जिलों की संख्या 2 से बढ़कर 7 हो गई है। नए जिलों में नुब्रा, शाम, चांगथांग, जांस्कर और द्रास शामिल है। LG सक्सेना ने इसे ऐतिहासिक दिन बताते हुए कहा कि ये फैसला लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करता है। उन्होंने कहा कि ये कदम प्रधानमंत्री विकसित लद्दाख के विजन के अनुरूप है। सरकार का कहना है कि इस फैसले से दूर दराज के इलाकों में प्रशासन लोगों के और करीब ज्यादा पहुंच जाएगा। सरकारी सेवाएं तेजी से मिलेंगी और विकास कार्यों में तेजी आएगी। इसके साथ ही रोजगार और नए आर्थिक अवसर भी बढ़ने की उम्मीद है। बुलेटिन में आगे अभी और भी खबरें हैं। हिजबुल्लाह का ऐलान, हथियार नहीं छोड़ेंगे, जंग जारी। ईरान युद्ध पर ब्रिटेन में इमरजेंसी मीटिंग, स्टारमर की चेतावनी। चीन ने किया तेल रिफाइनरी पर अमेरिकी प्रतिबंधों का विरोध। नेतन्याहू को चुनौती देने एकजुट हुए पूर्व PM बेनेट और लापिड। हिजबुल्लाह नेता नाइम कासिम ने साफ शब्दों में कह दिया है कि उनका संगठन हथियार नहीं छोड़ेगा और इसराइल के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। कासिम ने कहा कि लेबनान के लोगों ने जो कुर्बानियां दी हैं वो आज़ादी और सम्मान की कीमत है और अब पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने 2 टूक कहा कि या तो आज़ादी और गर्व मिलेगा या फिर कब्जा और अपमान, बीच का कोई रास्ता ही नहीं है। कासिम ने इसराइल को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि हम ना झुकेंगे, ना डरेंगे और ना ही हार मानेंगे, और अगर हमला हुआ तो उसका जवाब भी दिया जाएगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि उनकी ताकत खत्म होने वाली है और आखिरी इंच तक लड़ाई जारी रहेगी जब तक लेबनान की जमीन से इस्राएली मौजूदगी खत्म नहीं हो जाती। ईरान में चल रहे युद्ध के असर को लेकर अब ब्रिटेन में चिंता बढ़ गई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने घोषणा की है कि मंगलवार को एक हाई लेवल इमरजेंसी बैठक होगी, जिसमें सरकार की कोबरा कमेटी के साथ साथ बैंक ऑफ इंग्लैंड के अधिकारी भी शामिल होंगे। स्टारमर ने कहा कि इस युद्ध का असर सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर भी पड़ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि ईरान युद्ध के कारण आर्थिक हालात लंबे समय तक प्रभावित रह सकते हैं और खासकर ईंधन की कीमतें पहले ही बढ़ने लगी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार कोशिश करेगी कि इस संकट का असर कामकाजी लोगों पर कम से कम पड़े, लेकिन हालात आसान नहीं है। उन्होंने साफ संकेत दिया कि आने वाले दिनों में महंगाई और ज्यादा बढ़ सकती है, जिससे ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ने की आशंका है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची रूस पहुंच चुके हैं और वहां पहुंचते ही उन्होंने साफ कर दिया है कि अब मिडिल ईस्ट की जंग पर बड़ा मंथन होने वाला है। सेंट पीटर्सबर्ग में अरागची ने कहा कि भले ही युद्ध के चलते कुछ समय से मुलाकातें नहीं हो पाई, लेकिन रूस के साथ उनकी लगातार बातचीत जारी रही है। अब इस दौरे में दोनों देश मौजूदा हालात की समीक्षा करेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे। अरागची ने साफ कहा कि रूस के साथ तालमेल बेहद जरूरी है, क्योंकि हालात तेजी से बदल रहे हैं और ऐसे में हर कदम सोच समझकर उठाना जरूरी है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि इस मुलाकात में सिर्फ जंग की स्थिति ही नहीं, बल्कि आगे की कूटनीतिक दिशा पर भी गहरी चर्चा होगी। रूस पहुंचने से पहले अरागची पाकिस्तान और ओमान का दौरा कर चुके हैं, जहां मिडिल ईस्ट के ताजा हालात और शांति संभावनाओं पर चर्चा भी हुई। चीनी तेल रिफाइनरी पर अमेरिकी प्रतिबंध से चीन भड़क उठा है और उसने ट्रंप को चेतावनी भी दे दी है। अमेरिका ने हाल ही में चीन की एक बड़ी रिफाइनरी हेंगली पेट्रोकेमिकल पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि उसने ईरान से कच्चा तेल खरीदा था। इस फैसले के बाद चीन भड़क गया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने साफ कहा कि चीन एक तरफा और अंतर्राष्ट्रीय कानून से बाहर के प्रतिबंधों का विरोध करता है। बीजिंग का कहना है कि अमेरिका अपनी लॉन्ग आर्म जुरिस्डिक्शन यानी दूर तक असर डालने वाली सजा की नीति का गलत इस्तेमाल कर रहा है। चीन ने चेतावनी दी कि वो अपनी कंपनियों के हितों की पूरी तरह से रक्षा करेगा। ये विवाद ऐसे समय में बढ़ा है जब ईरान का तेल बाजार पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय दबाव और प्रतिबंधों के बीच फंसा हुआ है और चीन उसका सबसे बड़ा खरीदार माना जाता है।
नेतन्याहू को कुर्सी से हटाने के लिए इस्राएल के 2 पूर्व प्रधानमंत्री एकजुट हो चुके हैं। पूर्व प्रधानमंत्री नफ्तली बेनेट और यार लापिड ने अपने अपने राजनीतिक दलों का विलय कर एक नया गठबंधन बना लिया है, जिसका नाम रखा गया है टुगेदर लेड बाय बेनेट। दोनों नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि अब इस्राएल में बंटवारे की राजनीति खत्म करने का वक्त आ गया है और देश हित में एकजुट होकर चुनाव लड़ना बहुत जरूरी है। इस गठबंधन के तहत यश एतिड और बेनेट की नई पार्टी एक साथ चुनाव लड़ेंगी। चुनाव अक्टूबर तक होने हैं और माना जा रहा है कि इस कदम से इस्राएल की सियासत पूरी तरह बदल सकती है। लापिड ने साफ कहा कि अगर चुनाव जीतना है तो पूरे सेंटर वोटर्स को एकजुट होकर बेनेट का साथ देना होगा। वहीं बेनेट ने वादा किया कि अगर उनकी सरकार बनी तो 7 अक्टूबर के हमलों की जांच के लिए आयोग बनाया जाएगा, सेना में सभी के लिए भर्ती कानून लाया जाएगा और प्रधानमंत्री के कार्यकाल की सीमा भी तय कर दी जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। रात 8 बजे फिर से हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.